हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम स्टार्ट कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी, जो कि यूपी पीसीएस और आरओ का जो एग्जाम आने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आपकी थ्योरी क्लास रहने वाली है। टोटल 35 क्लास में हम कंप्लीट इंडियन पॉलिटी को कवर करने वाले हैं। तो आज की क्लास में जो हमारा पहला लेक्चर है, इसमें हम पढ़ेंगे संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास में हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में जानेंगे, जैसे कि जो अधिनियम बनाए गए थे, जो संविधान लागू होने से पहले जो भी अधिनियम बनाए गए थे, उन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, पिट्स इंडिया एक्ट हो गया, और एक्ट ऑफ सेटलमेंट या चार्टर एक्ट हो गए, या फिर जो इंडियन काउंसिल एक्ट है, उन सभी अधिनियमों के बारे में आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। जो साथी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और ये प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, तो वहां से जाकर आप कंप्लीट प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। और आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1, इसमें हम संवैधानिक विकास के बारे में, जितने भी ब्रिटिश शासनाधीन अधिनियम हैं, उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि आखिर संविधान होता क्या है। संविधान एक प्रकार का कानूनी दस्तावेज है, जिसमें शासन के मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन होता है। यहाँ पर केवल सिद्धांतों का वर्णन होता है, और जिससे किसी देश का शासन संचालित किया जा सकता है। तो ऐसे जितने प्रिंसिपल्स हैं या सिद्धांत हैं, उनका वर्णन यहाँ पर किया जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्या होता है? कानूनी दस्तावेज होता है। किस प्रकार का? इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है या कानूनी दस्तावेज होता है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। इसमें मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन होता है। संविधान देखिए, संविधान के लिए 3 हिस्सों में हम इसको विभाजित कर सकते हैं। एक तो राज्य के लिए, सरकार के लिए और नागरिकों के लिए, यानी किसी राज्य के लिए। राज्य के अच्छा कितने अंग होते हैं? राज्य के 4 अंग होते हैं। राज्य के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। याद रखिएगा, ये भी आपको बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, यहाँ से याद रखना होगा। और क्या, यहाँ पर देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूएनओ यूएनओ क्या एक राज्य है? ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यूएनओ के पास कोई अपनी सरकार तो है नहीं, या संप्रभुता की बात भी कह लें तो संप्रभुता भी नहीं है। लेकिन राज्य के जो अंग होते हैं, उसमें क्या होता है कि नागरिक होने चाहिए, यानी जनसंख्या होनी चाहिए, वहां के लिए सरकार होनी चाहिए, और वहां सरकार के साथ साथ में संप्रभुता भी होनी चाहिए। तो ऐसे 4 अंग जो होते हैं, उनके बारे में बात की गई है। लेकिन यहाँ पर जो यूएनओ की बात है, यूएनओ में जो संप्रभुता और सरकार नहीं होती है। यहाँ के नियम अपने अपने हैं, लेकिन क्या है, यहाँ पर गवर्नमेंट एक तरीके से नहीं है, और यहाँ पर संप्रभुता भी नहीं है। तो यूएनओ क्या है? एक राज्य नहीं है। जबकि क्या, अगर बात कर लें राज्य की, तो इंडिया इंडिया क्या है? इंडिया एक राज्य है। इंडिया के पास वो चारों अंग हैं, जैसे कि जनसंख्या है, यानी जो नागरिक लोग रह रहे हैं वो जनसंख्या है। यहाँ पर हम जनसंख्या कह सकते हैं कि इंडिया में जनसंख्या निवास कर रही है, तो जनसंख्या हो जाएगी। एक अंग तो हो जाएगा जनसंख्या का। दूसरा अंग हो जाएगा कि सरकार है यहाँ पर। तीसरा अंग हो जाएगा संप्रभुता है, संप्रभुता। और चौथा अंग क्या हो जाएगा? इसके पास खुद की जगह है, या कह सकते हैं इसके पास खुद का भूस्थल या भूमि है। तो ये 4 अंग जो होते हैं, वो क्या होते हैं? राज्य के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सरकार की, तो सरकार में 3 अंग आपको देखने को मिलते हैं। कौन कौन से वो 3 अंग देखने को मिलते हैं? एक तो देखने को मिलता है विधायिका, एक देखने को क्या मिलता है? विधायिका। एक देखने को मिलता है कार्यपालिका, एक क्या देखने को मिलता है? कार्यपालिका। और तीसरा आपको देखने को मिलता है न्यायपालिका। तो ये सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? विधायिका जो कानून बनाने का कार्य करती है, कार्यपालिका जो कानून को लागू करने का कार्य करती है, और वहीं न्यायपालिका की बात की जाए तो न्यायपालिका कानून के संरक्षण के लिए कार्य करती है। कार्यपालिका के भी 2 हिस्से देखने को मिल जाते हैं। एक में वो लोग आते हैं जो मनोनीत या निर्वाचित होते हैं। जो कैसे होते हैं? मनोनीत या निर्वाचित होते हैं। जैसे कि आप कह लीजिए कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया, एमपी हो गया, एमएलए हो गए, तो ये सब क्या है? मनोनीत और निर्वाचित के तौर पर कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। एक तो वो लोग होते हैं जो सेक्रेटरी टाइप्स के जैसे होते हैं, जो या फिर कह सकते हैं जो आईएएस अधिकारी होते हैं, तो वो क्या होते हैं? कार्यपालिका के दूसरे भाग के अंतर्गत आते हैं। और वहीं न्यायपालिका की बात की जाए तो न्यायपालिका के अंतर्गत जितनी भी सुप्रीम कोर्ट हो गए, सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है, और जितने भी हाई कोर्ट हो गए, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सब ऑर्डिनेट कोर्ट, तो ये सभी कोर्ट किसके अंतर्गत? न्यायपालिका यानी जुडिशरी के अंतर्गत आते हैं। जो देश में जितने भी
केसेस चल रहे होते हैं उनके लिए संरक्षण करता है, कानून जो बनाए जाते हैं उनका संरक्षण करता है, अन्य सभी चीजों का संरक्षण करता है। यहाँ तक कि संविधान का संरक्षक भी माना जाता है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक माना जाता है। अब संविधान के बारे में हम कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जानते हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, जिसमें पहला फैक्ट है कि ब्रिटेन को संविधान की जननी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान की जननी किसे कहा जाता है? ब्रिटेन को कहा जाता है। लेकिन याद रखिएगा जो विश्व का सबसे प्राचीन लिखित संविधान है वो किसका है? यूएसए का है। लेकिन ब्रिटेन को संविधान की जननी कहा जाता है, इसको ही लोकतंत्र की जननी भी कहा जाता है। और जो संसदीय शासन प्रणाली की जननी भी किसे? ब्रिटेन को कहा जाता है। संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है? जो पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, यानी संसदीय शासन प्रणाली होता है। इसमें क्या है? पार्लियामेंट के ऊपर सारे नियम रहते हैं कि मतलब क्या है कि जितना भी सर्वोच्च प्राधिकारी होता है जो पार्लियामेंट होता है, मतलब जितने नियम कानून बनाए जाते हैं वो पार्लियामेंट के अंतर्गत बनाए जाते हैं। और लोकतंत्र, और ब्रिटेन को संविधान की जननी कहा जाता है, लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, संसदीय शासन प्रणाली की जननी भी ब्रिटेन को ही कहा जाता है। लेकिन जो ब्रिटेन का संविधान है वो परंपराओं पर आधारित है। कैसा है? परंपराओं पर आधारित है। और याद रखिएगा जो ब्रिटेन का संविधान यदि परंपराओं पर आधारित है तो ये लिखित नहीं होगा, ये कैसा होगा? अलिखित है, यानी अनरिटन है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्रिटेन का संविधान लिखित है या अलिखित है तो बताइएगा सर अलिखित होगा, क्योंकि ये परंपराओं पर आधारित है। और कोई भी चीज है जहां पर भी अगर कोई नियम बनाया जा रहा है तो याद रखिएगा ज्यादातर आपको परंपराओं पर देखने को मिलता है, क्योंकि जो परंपराएं रहती हैं उन्हीं से संबंधित कोई ना कोई नियम बनाते हैं हम लोग। इसके बाद में विश्व का सबसे प्राचीन संविधान किसका है? यूएसए का है। वर्तमान में प्रचलित सबसे प्राचीन एवं सबसे छोटा लिखित संविधान की अगर बात की जाए तो यूएसए का संविधान ही सबसे छोटा लिखित संविधान है। और याद रखिएगा ये 1789 में 4 मार्च 1789 में इसे लागू किया गया था। कब किया गया था लागू? 4 मार्च 1789 में यूएसए के संविधान को 4 मार्च 1789 में लागू किया गया था। जबकि जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है वो भारत का संविधान है। और इसको कब लागू किया गया था? इसको 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था। और ये विश्व का सबसे लंबा या बड़ा लिखित संविधान माना जाता है, जिसमें ओवरऑल 22 पार्ट थे। जब मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था 22 पार्ट थे, 395 अनुच्छेद आर्टिकल, और कह सकते हैं 8 अनुसूचियां। और वर्तमान की अगर बात की जाए, वर्तमान में ओवरऑल 25 पार्ट हैं और 448 से ज्यादा अनुच्छेद हैं। कहीं कहीं पर आपको 460 भी लिखा हुआ नजर आएगा, लेकिन 448 याद रखिएगा जो कि इंपॉर्टेंट है। और 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में 25 से ज्यादा भाग देखने को मिलते हैं, 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां आपको भारतीय संविधान में देखने को मिलेंगी। और वहीं अगर बात की जाए सबसे फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन की, जो सबसे लचीला संविधान है वो कहाँ का है? ब्रिटिश का संविधान सबसे लचीला संविधान है। मतलब कोई भी अमेंडमेंट करना हो तो बहुत ही आसानी से अमेंडमेंट किया जा सकता है। जबकि यूएसए का संविधान हो गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इसके लिए एक प्रोसीजर होता है अमेंडमेंट करने के लिए। और वहीं अगर भारतीय संविधान की बात की जाए तो प्रोसीजर क्या होता है? आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट किया जाता है। और आर्टिकल 368 के बारे में जब पढ़ाएंगे तो कंप्लीट प्रोसीजर के बारे में भी जानेंगे। तो अभी आप सिर्फ इतना याद रखिए कि अनुच्छेद 368 के तहत भारत में, भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। और भारतीय संविधान में कई ऐसे भी पार्ट हैं जिसे हम मूल ढांचा भी कहते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। अगर उसमें संशोधन किया भी जाएगा तो एक प्रकार के विशेष बहुमत से संशोधन किया जाता है। और वह मूल ढांचा केशवानंद भारती के 1973 में ये बनाया गया था, बताया गया था, मूल ढांचे के बारे में बताया गया था। और जो कि बहुत जरूरी है, यानी मतलब जो नागरिक हैं उन नागरिकों के लिए मूल ढांचा बहुत जरूरी है। इसके बाद में सबसे कठोर संविधान की अगर बात की जाए तो वो कहाँ का संविधान है? यूएसए का संविधान सबसे कठोर संविधान है। सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात की जाए तो कहाँ का होगा? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी यूएसए का। जबकि भारत का संविधान ना तो कठोर है ना ही तो लचीला है, मतलब बीच बीच का रहता है। यहाँ पर संशोधन भी किया जा सकता है और कई चीजों में संशोधन नहीं भी किया जा सकता, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया कि मूलभूत जो ढांचा होगा उसमें संशोधन बहुत आसानी से नहीं होता है, जबकि
जबकि और कई संशोधन ऐसे होते हैं जो बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो भारत के संविधान की अगर विशेषता पूछी जाए तो आप ये कह सकते हैं कि भारत का संविधान ना ही तो ज्यादा कठोर है और ना ही तो ज्यादा लचीला है, मतलब बीच के टाइप का है। इसके बाद में भारतीय संवैधानिक विकास को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम कुछ इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और एलिजाबेथ, जो उस समय की वहां की रानी हुआ करती थी एलिजाबेथ, इनके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जाती है और महारानी एलिजाबेथ द्वारा 15 वर्षों तक व्यापार का अधिकार भी दिया जाता है, मतलब मोनोपोली दे दी जाती है कि आप जाइए और व्यापार करिए। ईस्ट इंडिया कंपनी को ये प्रकार की मोनोपोली मिल जाती है कि आप जाकर व्यापार कर सकते हैं, जितने भी देश हैं आसपास के वहां पर जाकर व्यापार करिए। और ईस्ट इंडिया कंपनी इसी क्रम में इंडिया में आती है और क्या करती है, व्यापार करना प्रारंभ करती है, जिसको 15 वर्ष के लिए मोनोपोली यानी व्यापार करने का अधिकार भी दे दिया गया था, ट्रेड मोनोपोली मिल जाती है। इसके अलावा कोई अन्य व्यापार भी नहीं कर सकता था, तो ऐसा ट्रेड मोनोपोली इसको मिल जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसके बाद में इसका प्रशासन एक परिषद के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया गया था और प्रशासन परिषद में गवर्नर सहित टोटल 24 सदस्य थे। जब जो इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसके द्वारा किया गया है, एक काउंसिल बनाई गई थी, एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल बनाई गई थी और उसी काउंसिल में एक गवर्नर होता था और अन्य 23 सदस्य होते थे, मतलब टोटल 24 सदस्य हुआ करते थे। इसके द्वारा ही इसका प्रशासन देखा जाना था, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन। इसके बाद में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, भारत में व्यापार करने लगी, तो कई प्रकार के देखिए युद्ध भी होते हैं, अन्य जो कंपनियां होती हैं वो मतलब उनके साथ लड़ाइयां होती हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की और हर जगह पर वो विजय हासिल करती है। इसके बाद में कहीं ना कहीं संधियां भी होती हैं बहुत सी, और उसके बाद में फाइनली क्या होता है, 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा एक एक्ट पारित किया जाता है जिसको नाम देते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आता है। इसके तहत ये ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया जाता है। याद रखिएगा किसके द्वारा पारित किया जाता है, ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया जाता है। पारित ब्रिटिश संसद के द्वारा किया जाता है, लेकिन इसको संचालित कौन करता है, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जो असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन आता है इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि इसको पारित करता है ब्रिटिश संसद, लेकिन अगर वहीं बात की जाए संचालित करने की या प्रशासन करने की, एडमिनिस्ट्रेशन करने की, तो वो कौन करती है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी करती है। और ऑलमोस्ट जब 1858 होता है, भारत सरकार अधिनियम आता है, तो उसमें जो भारत प्रशासन है वो किसके हाथों में दे दिया जाता है, क्राउन के हाथों में। क्योंकि अभी तक 1858 तक क्या रहता है, 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के पास शासन रहता है, और 1858 के बाद में, या कह सकते हैं 1858 से किसके पास, क्राउन के पास, यानी डायरेक्टली ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास शासन चला जाता है। तो ये चीज कंफ्यूजन करने वाली क्वेश्चन होते हैं जो कि असर्शन और रीजन में अक्सर कर पूछे जाते हैं और कई बार पूछे भी गए हैं। जैसे ही हमारा ये पॉलिटी का सेशन कंप्लीट होगा, यानी मतलब 30 या 32 लेक्चर्स में जब हम कंप्लीट कर लेंगे, तो पीवाईक्यू या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हम कवर करेंगे, जो कि 3 लेक्चर में आपको देखने को मिलेंगे। ओवरऑल 500 प्लस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट रहेंगे। उसकी प्लेलिस्ट की लिंक और अन्य वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी जाएगी, और चैनल पर जो साथी नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात कर रहे थे हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट में बहुत से सुधार हुए, आपको ज्यादा सुधार याद नहीं रखने हैं, बस आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। एक तो क्या याद रखना है कि जो उद्देश्य इसका क्या था, यानी इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। इसका ऑब्जेक्टिव था कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार व कुप्रशासन को दूर करना। कंपनी में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है या कुप्रशासन को दूर करना है, तो वो इसका उद्देश्य था, इन सब चीजों को दूर करना। अब ये क्यों किया गया था, देखिए उस समय क्या था, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ट्रेड कर रही थी या व्यापार कर रही थी, तो इसके जो सैनिक हुआ करते थे या फिर कह लीजिए इसके जो कर्मचारी थे, वो कहीं ना कहीं अलग से भी अपना व्यापार करते थे या रिश्वतखोरी करते थे, घूस वगैरह लेते थे। इससे क्या होता था कि कंपनी को तो कम फायदा हो रहा था, लेकिन इसके जो कर्मचारी हैं वो दिन प्रतिदिन लखपति या करोड़पति बनते जा रहे थे, लेकिन कंपनी को उतना फायदा नहीं हो रहा था, कंपनी लॉस में जा रही थी। और उसी वजह से क्या होता है कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, और इसमें क्या है, जो भी भ्रष्टाचार व्याप्त था कंपनी में उसको दूर किया जाता है और कुप्रशासन को भी दूर किया जाता है। इसके बाद में एक चीज और की जाती है कि जो मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी है वो कलकत्ता के अधीन कर दी जाती है। मतलब जो कलकत्ता में
प्रेसिडेंसी है उसमें जो गवर्नर बैठता था। एक चीज, हाँ, इससे पहले एक चीज आपको क्या याद रखनी होगी कि जो उस समय बंगाल का गवर्नर था उसका अब डेजिग्नेशन चेंज कर दिया गया है, यानी उसके पद का नाम चेंज कर दिया जाता है। अब वो कर दिया जाता है बंगाल का गवर्नर जनरल। अब क्या हो जाता है, बंगाल का गवर्नर जनरल। पहले क्या था, 1773 से पहले बंगाल का गवर्नर, लेकिन 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो उसके बाद में ये कर दिया जाता है, बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। बंगाल का गवर्नर जनरल, ये वाला पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और पहले बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम क्या है, पहले के बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम है वारेन हेस्टिंग्स। और इसकी सहायता से 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का भी गठन किया जाता है। कितनी, 4 कार्यकारी परिषद का गठन किया जाता है जिसमें 4 मेंबर होते हैं। और वारेन हेस्टिंग्स के ही अधीन क्या हो जाता है, वारेन हेस्टिंग्स के अधीन मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी भी इसी के अधीन आ जाती है। किसकी किसकी, मद्रास की प्रेसिडेंसी और बॉम्बे की, बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी भी किसके, कलकत्ता के अधीन आ जाती है। यानी अब कलकत्ता में जो नियम बनाए जाएंगे वही कहां पर सेम लागू होंगे, मद्रास प्रेसिडेंसी में यानी मद्रास प्रांत में, और बॉम्बे प्रांत में सेम नियम लागू होंगे जो कलकत्ता के लिए बनाए जाएंगे। इसके बाद में इसी एक्ट के तहत 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। सुप्रीम कोर्ट जो स्थापना की जाती है वो सुप्रीम कोर्ट एक ओवरऑल कंट्री के लिए नहीं होता है, बल्कि कलकत्ता में जो उस समय पर कुर्तियां फैली हुई थी या फिर कहते हैं भ्रष्टाचार फैला हुआ था, कुप्रशासन फैला हुआ था, उसके लिए जितने भी केस होंगे वो उसी सुप्रीम कोर्ट में लड़े जाएंगे। 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। और इसके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, पहले मुख्य न्यायाधीश, उनका नाम होता है एलिजा इम्पे। ये चीज भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद में अधिनियम के कंपनी मनमाने शासन के स्थान पर भारत में ब्रिटिश कब्जे के लिए एक लिखित संविधान स्थापित किया था। पहली बार अगर बात की जाए भारत के लिए लिखित संविधान किस एक्ट के तहत आता है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत आता है। और ये चीज यूपीएससी के एग्जाम में, यूपीएससी सीएससी के एग्जाम में 2013 में पूछी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा गया था। पहली बार जो लिखित संविधान आता है बहुत ही छोटा सा आता है, मतलब कुछ ही नियम होते हैं, पहली बार लिखित संविधान के तौर पर स्थापित किया जाता है रेगुलेटिंग एक्ट के तहत में। ब्रिटिश इंडिया ने ये चीज की थी। इसके बाद में इसी एक्ट के तहत यानी 1773 के एक्ट के तहत बहुत सी ऐसी गलतियां हुई थी या फिर कुछ और भी चीजें हुई थी, तो उसके लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है जो कि 1781 में आता है। याद रखिएगा 1781 में क्या आता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि आप इसको याद करें, बस इसको एक चीज याद रख लीजिए कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य था कि रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करना। बहुत सी कमियां थी तो उस कमियों को दूर करने के लिए ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है। अब तो देखिए कमियां, जो महत्वपूर्ण कमी थी वो क्या थी, कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए लॉ बनाने का अधिकार दिया गया था। क्या बनाने का, कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया था कलकत्ता की सरकार को। किसको दिया गया था, कलकत्ता की सरकार को। पहले तो केवल अधीन कर दिया गया था, लेकिन जो लॉ बनाने यानी कानून बनाने का अधिकार दिया गया था, विधि बनाने का अधिकार दिया गया था, वो एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत दिया गया था। इसके बाद में एक 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। 1784 में कौन सा एक्ट आता है, पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें भी आपको बहुत ज्यादा जरूरी याद नहीं रखना है, उसमें ये याद रखना है कि इसमें एकाधिकार दे दिया गया था, यानी मतलब ट्रेड मोनोपोली दे दी गई थी। इस एक्ट के तहत कंपनी को संपूर्ण तरीके से अहस्तक्षेप की नीति के लिए कर दिया गया था, मतलब व्यापार में अहस्तक्षेप की नीति चला दी गई थी। इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्यापार में अहस्तक्षेप की नीति किस एक्ट या किस अधिनियम के तहत चलाई गई थी। ऐसे क्वेश्चन मतलब लैंग्वेज के बेस पर आते हैं, याद रख लीजिएगा। अहस्तक्षेप की नीति जो चलाई गई थी वो किस में चलाई गई थी, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। व्यापार में, इसको आप नोट करेंगे, व्यापार में अहस्तक्षेप की नीति, अहस्तक्षेप की नीति वो किसके तहत चलाई गई थी, व्यापार में हस्तक्षेप की नीति पिट्स इंडिया एक्ट के तहत चलाई गई थी। और एक चीज और याद रखनी है, इसी को हम दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं, ट्रेड मोनोपोली दे दी गई थी। ट्रेड मोनोपोली से मतलब क्या है,
ट्रेड मोनोपोली से मतलब ये है कि कोई भी पश्चिमी देश की कंपनी भारत में व्यापार नहीं कर सकती है, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में व्यापार करेगी। मतलब कोई भी अपना हस्तक्षेप नहीं करेगा भारतीय व्यापार को लेकर, चाहे वो मसाले का व्यापार हो, चाहे वो नील का व्यापार हो, चाहे वो अफीम का व्यापार हो, चाहे मतलब कोई सा भी व्यापार हो, कपड़ों से लेकर मसालों से लेकर नील अफीम, मतलब जितने भी व्यापार थे सभी व्यापार में केवल किसका हाथ रहेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब वही केवल व्यापार करेगी, कोई अन्य देश वहां से व्यापार नहीं कर सकता है। तो उसे ट्रेड मोनोपोली संपूर्ण तरीके से मिल जाती है और इसी को हम कहते हैं व्यापार में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई जाना। मतलब क्या है, कंपनी के लिए व्यापार में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी और जितने भी कंपनी के व्यापारिक कार्य हैं और राजनीतिक कार्य हैं इनको एक दूसरे से अलग कर दिया गया था, जिनको हम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और कोर्ट ऑफ कंट्रोल के नाम से जानते हैं। जो राजनीतिक मामले हैं वो कोर्ट ऑफ कंट्रोल देखता था, इसमें 6 सदस्य हुआ करते थे, और जो व्यापारिक मामले हैं यानी जो व्यापारिक मामले हैं वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखता था और इसमें टोटल 24 सदस्य हुआ करते थे। इन सदस्यों की संख्या भी याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन, डाटा से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और इसके बाद में एक वारेन हेस्टिंग्स ने कार्यकारिणी परिषद बनाई थी, यानी जो काउंसिल की स्थापना की थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल की स्थापना की थी, उसमें 4 सदस्य रखे थे। कितने सदस्य रखे थे? 4 सदस्य रखे थे। लेकिन अब क्या होता है कि अब इनकी संख्या 4 से घटकर कितनी हो जाती है? 3 हो जाती है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद में कंपनी के मामलों में सरकारी नियंत्रण में वृद्धि होती है और साथ ही साथ में इसी में क्या होता है, नियंत्रण बोर्ड का गठन होता है। इसी के तहत किसका किसका गठन होता है? नियंत्रण बोर्ड का गठन होता है। याद रखिएगा क्या? नियंत्रण बोर्ड का गठन। तो नियंत्रण बोर्ड का जो गठन होता है वो किसमें होता है? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में होता है। और आपको पता होगा कि 1911 में दिल्ली राजधानी बनाई गई थी, भारत की राजधानी दिल्ली बनाई गई थी। इससे पहले क्या थी? इससे पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। इससे पहले कौन सी राजधानी थी? कलकत्ता थी। तो सर ये जो कलकत्ता राजधानी है ये कब बनाई गई थी? वो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ही कलकत्ता को राजधानी बनाया गया था। भारत की राजधानी कलकत्ता बनाई गई थी पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इस फैक्ट को भी आप लोग याद रखिएगा। जो भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद में जो अगला आता है, अगला कौन सा है? 1793 में एक आता है चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट जो 1793 में होता है, इससे पहले भी 1786 में एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है। इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट में क्या किया जाता है कि जितनी भी विशेष परिस्थितियों में गवर्नर जनरल को परिषद के निर्णय को रद्द करने तथा अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार दे दिया जाता है। कोई भी ऐसी विशेष परिस्थितियां होती हैं जहां पर गवर्नर जनरल है, जो उसके द्वारा एक परिषद बनाई गई थी वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा, वो लगातार चलती रहती है, आगे तक चलेगी और इसके बाद में जितने भी निर्णय लेगी तो वो परिषद ही लेती थी। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1786 के तहत कहा गया था कि कुछ विशेष परिस्थितियों में परिषद के निर्णय को गवर्नर जनरल रद्द कर सकता है और अपने निर्णय लागू करवा सकता है। तो यह लागू करने का उसके पास अधिकार होता था। तो ये बात एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1786 में ये बात कही गई थी। इसके बाद में 1793 में चार्टर एक्ट आता है और इस चार्टर एक्ट के तहत क्या किया जाता है कि 20 वर्षों के लिए मोनोपोली को बढ़ा दिया जाता है। 1784 में नहीं, इसके बाद में जो 1781 या फिर कह लेते हैं 1781 में जो क्या किया गया था, एकाधिकार 1784 में बनाया गया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत। 81 के बाद में 84 में जो बनाया गया था हस्तक्षेप की नीति, अब इसी को 1793 में 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। कितने वर्षों के लिए? 20 वर्षों के लिए बढ़ाया जाता है। और इसके बाद में एक एक्ट आता है 1813 में। तो 1813 में क्या होता है कि जो कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार मिल जाता है। किसके लिए मिल जाता है? प्रदेशों और राजस्व यानी रेवेन्यू कलेक्ट के लिए अधिकार मिल जाता है। फिलहाल में अभी हम बात करते हैं 1793 की। तो 1793 में मोनोपोली को बढ़ाया जाता है कितने वर्षों के लिए? 20 वर्षों के लिए। 1793 से 1813 तक कर दिया जाता है। भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों के माध्यम से प्रशासन
प्रशासन की व्यवस्था की गई और सभी कानूनों की व्याख्या का अधिकार किसको दे दिया गया? न्यायालय को अधिकार दे दिया गया। और आज भी क्या है, जितने भी कानून हैं उनकी व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? न्यायालय के पास है। अगर कोई भी कानून बनता है, उसमें कोई भी उल्लंघन किया जाता है, तो उसकी जो व्याख्या करने का अधिकार है, अंतिम व्याख्या करने का अधिकार है, वो न्यायालय के पास रखा गया है। और यही बात 1793 में भी कही गई थी कि जितने भी कानून हैं उनकी व्याख्या करने का अधिकार है वो किसको दिया गया है? वो दिया गया है न्यायालय को दिया गया है। अब देखिए ये वाला जो फैक्ट है, इसके बाद में आज के जमाने यानी वर्तमान समय में जो संविधान के लिए फैक्ट है, वो दोनों मिलते जुलते फैक्ट हैं कि नहीं है? तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे असर्शन रीजन में या फिर स्टेटमेंट में दे दिया जाता है, और कई बार ये स्टेटमेंट आप लोग गलत समझ बैठते हैं, तो ये गलत हो जाता है क्वेश्चन। तो इस चीज को भी आप लोग याद रखिएगा, ये वाला स्टेटमेंट बहुत जरूरी है, ये वाला याद रखना है कि जो कानून की व्याख्या करने का अधिकार है वो अभी से नहीं या 1950 से नहीं बल्कि 1793 से प्राप्त है। न्यायालय को यह अधिकार कब से प्राप्त है? 1793 से प्राप्त है। इसके बाद में 1813 में एक चार्टर एक्ट आता है, और इस चार्टर एक्ट में क्या कर दिया जाता है, जो गवर्नर जनरल होते हैं वो कौन होते हैं? लॉर्ड मिंटो प्रथम होते हैं। और इसमें कंपनी के एकाधिकार को तो समाप्त कर दिया जाता है। 1793 में क्या किया गया था? 1793 में 20 वर्षों के लिए कंपनी को एकाधिकार दिया गया था, व्यापार के लिए एकाधिकार दिया गया था। लेकिन 1813 में ये एकाधिकार क्या कर दिया जाता? मोनोपोली एंड कर दी जाती है। लेकिन कंप्लीट मोनोपोली एंड नहीं की जाती है, जबकि चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार, जो अफीम का व्यापार करते थे, इन सभी को छोड़कर बाकी अन्य चीजों के लिए मोनोपोली एंड कर दी जाती है। मतलब अन्य चीजों पर कोई ना कोई आकर व्यापार कर सकता है, लेकिन इंडिया जो चाय का व्यापार कर रही थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाय का व्यापार वही करेगी केवल, और कोई व्यापार नहीं कर सकता है। और चीन के साथ जो भी व्यापार हो रहा होगा वो केवल कौन करेगी? ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। कोई अन्य कंपनी आकर यहाँ पर व्यापार नहीं कर सकती है चीन के साथ। इसके बाद में जो अफीम का व्यापार है वो भी कौन करेगा? वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। कोई अन्य कंपनी आकर यहाँ पर व्यापार नहीं कर सकती है। इसके बाद में जो कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार मिल गया था। वही चीज यहाँ पर लिखी है कि प्रशासनिक राजनीतिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, और 1813 से 1833 तक ये अधिकार कर दिया गया था। यानी क्या कहना है इसका? इसका कहना है कि जितने भी रिवेन्यू कलेक्शन का जो एक राइट्स है वो किसके पास है? कंपनी के पास रहेगा। रिवेन्यू कलेक्शन कर सकता है 20 वर्षों तक। और भारतीय प्रदेशों में जो नियंत्रण का अधिकार है वो भी किसके पास रहेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही रहेगा। कंपनी की आय से, जितनी भी कंपनी की इनकम हो रही है उसकी आय से भारतीयों की शिक्षा पर पहली बार 1 लाख रुपए खर्च किए गए थे। कि कब? पहली बार 1813 में जो कंपनी में जितनी भी इनकम हो रही थी उस इनकम में 1 लाख रुपए भारतीय शिक्षा पर खर्च किए गए थे। भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात किस एक्ट के तहत की गई थी? चार्टर एक्ट 1813 के तहत की गई थी। इसके बाद हम बात करते हैं चार्टर एक्ट 1833 के बारे में। देखिए चार्टर एक्ट 1833 में बहुत सी चीजें हैं, लेकिन आपको बहुत महत्वपूर्ण चीजें याद रखनी होंगी। वो क्या क्या याद रखनी होगी? सबसे पहले तो आपको यही याद रखना होगा कि जितना भी कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार हैं उसको क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। यानी जितने भी वाणिज्यिक अधिकार हैं वो सब क्या है? कॉमर्शियल राइट्स हैं, उनको समाप्त कर दिया जाता है। मतलब अब सब कुछ फ्री हो गया है, सब व्यापार कर सकते हैं, कोई भी कंपनी आकर भारत में व्यापार कर सकती है। तो जितने भी कॉमर्शियल राइट्स हैं वो सारे एंड कर दिए जाते हैं, चाहे वो चीन के साथ व्यापार हो, चाहे अफीम का व्यापार हो, चाहे चाय का व्यापार हो, चाहे मसाले का व्यापार हो, मतलब कोई सा भी व्यापार हो, सारे राइट्स खत्म कर दिए जाते हैं। और संपूर्ण देश के लिए कानून बनाने का अधिकार किसको दे दिया गया? केवल गवर्नर जनरल को दे दिया गया। अब सर ये क्यों दिया गया? क्योंकि बंगाल का गवर्नर जनरल अब इसका पद चेंज करके भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। यहाँ पर एक बार फिर से पद चेंज किया जाता है। मतलब जो पहली बार पद चेंज किया गया था वो किया गया था 1773 में। कब किया गया था सर? 1773 में किया गया था। 1773 में क्या होता है कि बंगाल का जो गवर्नर होता है, बंगाल का गवर्नर, वो अब क्या हो जाता है? वो गवर्नर जनरल हो जाता है। गवर्नर जनरल हो जाता है कहाँ का? बंगाल का। अब इसके बाद में
1833 में एक बार और पद चेंज होता है। अब इसमें क्या पद चेंज होता है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा, जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा, अब वो केवल और केवल बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं रहेगा, जबकि क्या हो जाएगा, इंडिया का गवर्नर जनरल बन जाएगा। अब इंडिया का जब गवर्नर जनरल बन गया है, तो जितने भी पूरे भारत में यानी संपूर्ण भारत में संपूर्ण देश के लिए जो कानून बनाने का अधिकार है वो किसको दे दिया जाएगा, गवर्नर जनरल को दे दिया जाएगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये फैक्ट आपको याद रखना होगा। और पहले भारत के गवर्नर जनरल का नाम क्या है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये चीज भी आप लोगों को याद रखनी होगी, कई बार एग्जाम में ये डायरेक्टली पूछी भी गई है। लॉर्ड विलियम बेंटिक है जो भारत के पहले गवर्नर जनरल है। और कई बार लोग क्या करते हैं, लॉर्ड कैनिंग लगा देते हैं या फिर वॉरेन हेस्टिंग्स लगा देते हैं, जबकि लॉर्ड कैनिंग है भारत के पहले वायसराय हैं, और जो वॉरेन हेस्टिंग्स हैं वो कौन है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल हैं। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। और भारत के गवर्नर जनरल की बात की जाए तो वो कौन हो जाएंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसके बाद में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में एक विधि सदस्य को भी शामिल किया जाता है। जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद है, कब स्टार्ट की गई थी, 1773 में स्टार्ट की गई थी वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। तब 4 सदस्य थे, उसके बाद में 3 सदस्य हुए, और अब इसमें क्या है, एक सदस्य और जोड़ा जाता है जिसको विधि सदस्य के नाम से जानते हैं, यानी विधि सदस्य के तौर पर एक सदस्य को और जोड़ा जाता है। और पहले विधि सदस्य के तौर पर जिन्हें जोड़ा गया था उनका नाम क्या था, लॉर्ड मैकाले। इनके बारे में डिटेल से एक बार हम पढ़ेंगे बाद में, लॉर्ड मैकाले के बारे में, क्योंकि इन्होंने बहुत से ऐसे सुधार किए हैं भारत में, भारतीय शिक्षा को लेकर, भारतीय कानून को लेकर, और जो भारत में प्रतियोगिता चलती है उस प्रतियोगिता को लेकर, जो कम्पिटिटिव एग्जाम चलते हैं उन सभी चीजों को लेकर लॉर्ड मैकाले का बहुत ही योगदान है। तो इनके बारे में हम विस्तार तौर से पढ़ेंगे। इसके बाद में कंपनी के जितने भी व्यापारिक अधिकार हैं इनको समाप्त कर दिया जाता है, चाहे चीन के साथ चाय का व्यापार भी समाप्त कर दिया जाता है। और गवर्नर जनरल की परिषद को भारत परिषद कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल की जो परिषद है, जो 1773 में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा बनाई गई थी गवर्नर जनरल की परिषद, अब उसको भारत परिषद यानी इंडियन काउंसिल के नाम से जाना जाने लगा। क्या नाम से जाना जाने लगा, इंडियन काउंसिल के नाम से जाना जाने लगा। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद में मैकाले जो हैं वो कौन थे, पहले विधि सदस्य के तौर पर गवर्नर जनरल की परिषद में शामिल हुए थे। या गवर्नर जनरल की परिषद कह लीजिए या भारत परिषद कह लीजिए, कुछ भी लिखा हो आप लोग मैकाले को याद रखेंगे। मैकाले पहले थे जो विधि सदस्य के तौर पर भारत परिषद या गवर्नर जनरल की परिषद में शामिल हुए थे। कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य करने का प्रावधान दे दिया गया था यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, केवल कंपनी को क्या कौन से कार्य करने थे, पॉलिटिकल पॉलिटिकल वर्क करने का प्रावधान या प्रोविजन किया गया था, पॉलिटिकल वर्क। इसके बाद में एक एक्ट आता है, यहाँ पर थोड़ा सा सुधार कर लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 1813, यहाँ पर 1853 कर लीजिए। अब एक एक्ट आता है 1853 का, जिसे हम कहते हैं चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट बोलते हैं इसे। अब देखिए इसमें क्या किया जाता है, जितने भी निदेशक मंडल में जो सदस्य हैं वो कितने थे, 24 थे। निदेशक मंडल में कितने सदस्य थे, 24 सदस्य थे। और अब ये घटकर कितने हो गए, 18 सदस्य हो गए। किस एक्ट के तहत, 1853 एक्ट के तहत, चार्टर एक्ट के तहत निदेशक मंडल के जो 24 सदस्य थे वो कितने, 18 सदस्य रह गए। और देखिए निदेशक जो मंडल है वो उसकी स्थापना कब की गई थी, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत की गई थी। याद रखिएगा, बहुत ही जरूरी है। निदेशक मंडल में जो 24 सदस्य थे वो किसके, 1853 में घटकर कितने रह गए थे, 18 सदस्य रह गए हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इस वाले जो एक्ट में ये वाला फैक्ट बहुत जरूरी है, इसको आप लोग याद रखिए और इस पर आप स्टार मार्क भी कर लीजिए, कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद में योग्यता आधारित प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत की गई थी। मैकाले रिपोर्ट के तहत आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा 1855 में पहली बार लंदन में कराई गई थी। पहली बार कब कराई गई थी, लंदन में कराई गई थी 1855 में। किस एक्ट के तहत, 1853 एक्ट के तहत। इससे पहले 1833 एक्ट में लॉर्ड मैकाले को विधि सदस्य चुना गया था। इसके बाद में मैकाले एक रिपोर्ट दर्ज करते हैं, रिपोर्ट जारी करते हैं, और इस रिपोर्ट के अनुसार क्या होता है, आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा 1855 में पहली बार लंदन में आयोजित कराई गई थी। इसमें विधायिका तथा कार्यपालिका पृथक हुई थी। 1853 चार्टर एक्ट के तहत विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से पृथक हुई थी। अच्छा, क्वेश्चन एक चीज और पूछा जा सकता है कि आज के समय यानी वर्तमान में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कार्यपालिका विधायिका से अलग है। तो ये चीज क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कौन सा अनुच्छेद आ जाता है, अनुच्छेद
50। आर्टिकल 50 के तहत जो विधायिका है वो कार्यपालिका से अलग है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा, भारतीय संविधान में ये चीज दी गई है। लेकिन यही अगर इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा जाए, संवैधानिक विकास देखा जाए, तो 1853 में सबसे पहली बार ये चीज की गई थी कि विधायिका को कार्यपालिका से पृथक किया गया था, या कह सकते हैं अलग किया गया था। भारत में विधायिका या संसद की नींव यहीं से पड़ी थी। जो भारत में विधायिका या फिर कह सकते हैं संसद की नींव है, जो कहां से पड़ी थी, 1853 के चार्टर एक्ट से पड़ी थी, और इसे केंद्रीय विधान परिषद भी कहा जाता है। दोस्तों, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और कुछ ही समय बाद यानी आपको 10 तारीख तक इसकी कंप्लीट पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। बिल्कुल फ्री में आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी, तो आप इसको डाउनलोड करिए एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन की लिंक उसी समय पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ चैनल के अबाउट पेज पर जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां पर आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। बिल्कुल फ्री रहने वाली ये पीडीएफ, तो इसको आप लोग जरूर डाउनलोड करिएगा और रिवीजन करिएगा अच्छे से। अगला देखते हैं। 1853 में एक एक्ट आया था जिसको हम इंडियन गवर्नमेंट एक्ट बोलते हैं या फिर भारत शासन अधिनियम बोलते हैं। 1858 के एक्ट को क्या बोलते हैं, भारत शासन अधिनियम। अब देखिए 1858 का जो एक्ट होता है, इसमें जितनी भी प्रशासन की शक्तियां हैं वो कंपनी से हटाकर किसके पास कर दी गई, क्राउन के पास कर दी गई थी। मतलब 1858 से पहले जो जितनी भी प्रशासन की शक्तियां हैं, अब वो किसके पास थी, कंपनी के पास थी। लेकिन 1858 के एक्ट के तहत प्रशासन की जो भी शक्तियां हैं वो किसके हाथ कर दी गई, क्राउन के हाथों कर दी गई, या फिर कह लीजिए डायरेक्ट महारानी विक्टोरिया के अधीन चली गई थी। किसके अधीन चली गई थी, महारानी विक्टोरिया के अधीन चली गई थी। और उस समय कौन थी, महारानी विक्टोरिया थी, इसी वजह से इनके अधीन चली जाती हैं। गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया था। एक बार फिर से डेजिग्नेशन चेंज किया जाता है। अब भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय के तौर पर जाना जाने लगा। भारत के गवर्नर जनरल है वो किस नाम से जाना जाने लगा, भारत का वायसराय। और प्रथम वायसराय या पहले वायसराय की बात की जाए तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे, और अंतिम भारत के गवर्नर जनरल की बात की जाए तो वो भी कौन हो जाएंगे, लॉर्ड कैनिंग ही हो जाएंगे। लॉर्ड कैनिंग अंतिम भारत के गवर्नर जनरल हैं, और भारत के पहले वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही हैं। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। इसके बाद में नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट को समाप्त कर दिया गया है, यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों को समाप्त कर दिया जाता है। इसके साथ भारत में शासन की द्वैध प्रणाली भी समाप्त हो जाती है। देखिए पहली बार 1773 में शासन की द्वैध प्रणाली की शुरुआत होती है। इसके बाद में 1858 तक आते आते इसका अंत हो जाता है। जो डीआरकी सिस्टम है अंत हो जाता है। देखिए डीआरकी सिस्टम क्या होता है कि द्वैध प्रणाली दो जगह पर अलग अलग शासन करना, तो ये एक प्रकार का डीआरकी सिस्टम होता है। इसका देखिए कई बार शुरुआत होती है, कई बार अंत होता है, कभी ये प्रांतों में शुरू की जाती है, कभी केंद्र में शुरू की जाती है, और ऐसे इस तरीके से चलता आता है। और 1935 तक फाइनली इसको क्लोज कर दिया जाता है। इसके बाद में हम चर्चा करते रहेंगे इसके बारे में, द्वैध शासन के बारे में। कई बार ये शब्द आपको देखने को मिलेगा, पॉलिटी के अंदर कई बार ये शब्द आपको देखने को मिलेगा। साथ में हिस्ट्री के अंदर भी, जो मॉडर्न हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे संवैधानिक विकास, उसमें भी डीआरकी सिस्टम को बहुत बार पढ़ेंगे। इसके बाद में वायसराय के कार्यों पर नियंत्रण करने के लिए भारत सचिव की स्थापना की जाती है, और इसकी सहायता के लिए 15 सदस्य की भारत परिषद की भी स्थापना की जाती है। अगर बात की जाए पहले भारतीय सचिव की, भारतीय नहीं भारत के सचिव की, क्योंकि भारतीय की बात ही नहीं हो रही यहाँ पर, भारत के सचिव की बात की जाए, उस समय जो पहला भारत का सचिव था वो कौन था, एडवर्ड हेनरी स्टेनले डर्बी, जिनको लॉर्ड स्टेनले के नाम से भी जानते हैं। एडवर्ड हेनरी स्टेनले डर्बी जो भारत के पहले सचिव थे, और इन्हीं की सहायता के लिए एक भारतीय परिषद की स्थापना की जाती है, जिसमें कितने 15 सदस्य शामिल किए जाते हैं। और आप लोग कमेंट में बताइए कि जो भारतीय परिषद में शामिल होने वाले पहले सदस्य का नाम क्या है, पहले सदस्य का नाम क्या है, ये चीज आप लोग कमेंट में बताएंगे। तो पहले सदस्य कौन थे, यस यस सिन्हा। याद रखिएगा, इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे, जब भी ये शामिल होंगे तब हम इनके बारे में चर्चा करेंगे।
इसके बाद में एक एक्ट और आता है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इसके तहत वायसराय अपनी परिषद में कुछ भारतीयों को गैर सरकारी सदस्य के तौर पर नामित करेगा। अब देखिए यहाँ पर जब मैंने 1858 में बात की थी कि जो भारतीय परिषद, यहाँ पर जो भारत परिषद है वो किसकी सहायता कर रहा है, भारत सचिव की सहायता कर रहा है। लेकिन 1861 में जो भारतीय परिषद अधिनियम के तहत जो भारतीयों को गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामित किया जाता है, वो वायसराय अपनी परिषद में शामिल करता है, ना कि भारत सचिव की परिषद में शामिल करता है। तो वायसराय जब अपनी परिषद में जो शामिल करता है वो तीन लोगों को शामिल करता है। एक तो है बनारस के राजा, और एक है पटियाला के महाराजा, और एक है सर दिनकर राव। तो इन तीन लोगों को गैर सरकारी सदस्य के रूप में भारत जो वायसराय की परिषद है उसमें शामिल करता है। इसके बाद में 1862 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ये तीनों को शामिल किया जाता है। इसके बाद में क्या होता है कि विधि के विकेंद्रीकरण की बात की शुरुआत होती है, यानी डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत यहीं से हो जाती है। 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम है, यहाँ से सबसे पहली बार डिसेंट्रलाइज देखने को मिलता है। डिसेंट्रलाइज यानी विकेंद्रीकरण की शुरुआत देखने को मिलती है। इसके बाद में क्या होता है कि राज्य कौन कौन से, मद्रास हो गया, बंबई होगी, इसकी जो विधान परिषदों की विधि बनाने का अधिकार इसको स्वयं को दे दिया जाता है। मतलब डिसेंट्रलाइज कर दिया गया, अलग अलग कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। उसी को क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइज कहते हैं। और सेंट्रलाइज किसे कहते हैं, मतलब केवल एक ही संस्था के पास या किसी एक ही प्राधिकारी या राज्य के पास कानून बनाने का अधिकार हो तो उसे हम सेंट्रलाइज कहते हैं। और जब किसी राज्य में अलग अलग कानून बन रहे हैं, अलग अलग हर जगह हर प्रांत में अलग अलग कानून बन रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उस व्यवस्था को हम डिसेंट्रलाइज या विकेंद्रीकरण कहते हैं। ये चीज भी आप लोग याद रखिएगा। 1773 में ये नियम लागू किया गया था कि जो बंगाल और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी, सॉरी बंगाल नहीं, मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी, किसकी किसकी, मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी है, इसके जो कानून बनाने का अधिकार है वो गवर्नर जनरल को दे दिया गया था, यानी केवल कलकत्ता की प्रेसिडेंसी को दे दिया गया था। लेकिन 1861 के अधिनियम के तहत क्या कर दिया गया था, इन लोगों को अपने खुद के अधिकार दे दिए गए थे कि तुम लोग जाओ अपने स्वयं के कानून बनाओ। तो ये अधिकार इन लोगों को दे दिया गया था। इसके बाद में 1892 में भारत परिषद अधिनियम आता है, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। 1892 में जो भारत परिषद अधिनियम आता है, ये इतना सब लिखा है, इतना आपको याद नहीं करना है, आपको बस दो तीन पॉइंट याद रखने होंगे। वो कौन कौन से याद रखने हुए कि जो सीमित चुनाव प्रावधान है, चुनावी प्रावधान है, वो जारी किया गया था। इसके तहत क्या किया गया था, सीमित चुनावी प्रावधान, सीमित चुनावी प्रावधान को जारी किया गया था। और दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, दूसरा पॉइंट याद रखना है कि विधान परिषद के सदस्यों का बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अधिकार दे दिया गया था। जितने भी विधान परिषद के सदस्य होंगे उनको बजट पर विचार प्रकट करने का अधिकार दिया गया, केवल विचार प्रकट करने का अधिकार दिया गया था। उनको कोई वीटो पावर नहीं दी गई थी, उनको मतलब वोट करने की शक्ति नहीं दी गई थी, उनको उस बजट में सुधार करवाने की शक्ति नहीं दी गई थी। केवल अपने विचार प्रकट कर सकता है, मतलब अपने थॉट्स बता सकता है, बाकी अन्य कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। तो बस ये दो चीजें आप लोगों को याद रखनी होगी। लेकिन अगर इसको डिटेल में जाने, क्योंकि यहाँ पर बात क्या कर दी गई, बात की गई थी कि बजट पर विचार प्रकट करना है। लेकिन अगर बजट पर विचार प्रकट करना है, वो किस मामलों पर होने चाहिए, लोकहित मामलों पर होने चाहिए। कौन से मामलों पर होने चाहिए, लोकहित मामलों पर होने चाहिए। और उससे पहले भी आपको कम से कम 6 दिन पूर्व सूचना देनी होगी कि आपको अपने विचार प्रकट करने हैं। जो भी बजट जारी किया गया था, बजट जारी किया गया है उस समय, उस पर विचार प्रकट करने हैं, तो आपको 6 दिन पहले सूचना देनी होगी। तभी आप प्रश्न पूछ सकते हैं, मतलब भारतीय जो है वो प्रश्न पूछ सकते हैं और उस पर बहस कर सकते हैं। लेकिन पूरक प्रश्न यानी जो वापस में काउंटर क्वेश्चन है वो नहीं कर सकते हैं। और वोटिंग करने के भी अधिकार नहीं है, वोटिंग करने के भी अधिकार उसमें नहीं रख दिए गए थे, वोटिंग करने का कोई भी राइट्स नहीं दिया गया था। इसके बाद में भारत में पहली बार निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया था, यानी अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत की जाती है, यानी सीमित चुनावी प्रावधान की शुरुआत की जाती है। वही चीज मैंने शॉर्ट में बता दी और यहाँ पर लॉन्ग में लिखी है, तो इस चीज को आप लोग समझने का प्रयास करिए। इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में 6 से 12, 16-16, और ये पहले कितने थे, 6-12 थे, और अब कितने हैं, 16-16 सदस्य भारतीय प्रांतीय विधान परिषदों में
गैर सरकारी सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई? 10 संख्या है जो वो बढ़ा दी गई थी। मतलब ये सदस्यों की संख्या दी गई है कि प्रांतीय विधान परिषद में पहले कितने सदस्य हुआ करते थे? 6-12 सदस्य हुआ करते थे और अब 16-16 सदस्य हुआ करते हैं। इसके बाद में गैर सरकारी सदस्यों में 10 सदस्यों की संख्या बढ़ा दी जाती है। ये कब की बात हो रही है? 1892 की बात हो रही है। और याद रखिएगा जौन सा हम एक्ट पढ़ा रहे हैं आप उसी एक्ट को अपने दिमाग में रखिए कि उसी एक्ट के तहत उसी टाइम की बात चल रही है। इसके बाद में 1909 में आता है भारत परिषद अधिनियम और इसी भारतीय परिषद अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। और इसमें सबसे पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन शुरू किया गया था। पहली बार क्या किया गया था? प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत होती है। प्रांतों में क्या होता है? द्वैध शासन की शुरुआत होती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि प्रांतों में पहली बार द्वैध शासन कहाँ शुरुआत होता है? 1909 के भारत परिषद अधिनियम या फिर कह सकते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सॉरी मॉर्ले मिंटो सुधार। यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है। जो 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार होता है उसके तहत होता है प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत। यहाँ तो 1909 में हम 2-3 चीजें महत्वपूर्ण पढ़ते हैं, वो कौन कौन सी हैं? एक तो इसमें जो लॉर्ड मॉर्ले था वो भारत का सचिव था और वायसराय लॉर्ड मिंटो थे। इसके बाद में जितने भी विधायिका के सदस्य हैं इनको सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यानी पूरक क्वेश्चन पूछने का अधिकार भी दे दिया गया था। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान भी दिया गया था और इसमें शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले भारतीय थे। सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत भी इसी के तहत की जाती है। सांप्रदायिक निर्वाचन किसे कहते हैं? मतलब जो कम्युनल इलेक्शन है वो उसकी शुरुआत की जाती है। यानी अगर किसी भी स्थान पर पर्टिकुलर स्थान पर अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होगा तो उसको वोट कौन करेंगे? मुस्लिम लोग ही वोट करेंगे, बाकी हिंदू या अन्य धर्म के लोग उसे वोट नहीं कर सकते हैं। तो इसे हम सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली कहते हैं और 1909 में इसकी शुरुआत की गई थी। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तब आप बहुत अच्छी तरीके से जानेंगे कि आखिर 1909 में इसकी शुरुआत क्यों करी गई थी। चलिए फिर भी मैं आपको छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूं। देखिए 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? 1906 में। अब इसमें जो सदस्य होते हैं आगा खान क्या होते हैं? ये अध्यक्ष भी बनाए जाते हैं। आगा खान क्या करते हैं? दो डिमांडों को रखते हैं। अब वो दो डिमांड कौन कौन सी होती हैं कि एक तो सेपरेट इलेक्शन यानी जो इनके लिए अपने खुद का सेपरेट इलेक्शन चाहिए, इनको कम्युनल इलेक्शन चाहिए। तो सांप्रदायिक चुनाव इनको चाहिए। मतलब कोई भी व्यक्ति है कि क्या करे, मुस्लिम कैंडिडेट अगर खड़ा है तो उसको मुस्लिम लोग ही वोट करें। तो एक तो ये रखते हैं अपनी बात। दूसरी डिमांड रखते हैं, दूसरी डिमांड क्या रखते हैं कि जितने भी मुस्लिम कैंडिडेट हैं या जितने भी मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम जनता है, उनके लिए विशेष प्रावधान की बात करते हैं कि इनको एक प्रकार से विशेष प्रावधान दिया जाए, जैसे रिजर्वेशन को लेकर प्रावधान दिया जाए या फिर अन्य सभी प्रावधान जो विशेष एक तरीके से स्पेशल प्रोविजन है वो इनको दिए जाएं। तो ये दो डिमांड रखते हैं पहले सेशन के तहत। अब क्या होता है कि जब 1906 में पहला सेशन होता है आगा खान ये दो डिमांड रखते हैं और उसके बाद में कांग्रेस क्या करता है, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी स्थापना हो चुकी थी उस समय 1885 में। तो कांग्रेस इन दोनों डिमांड को मना कर देता है। अब क्या होता है जब कांग्रेस इन दोनों डिमांड को मना कर देता है और वहां पर ब्रिटिश तो नंबर 1 ये रहते ही थे आगे। किस बात के लिए आगे रहते थे? कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी उनकी थी कि फूट डालो और शासन करो। फूट डालते थे तभी तो वो शासन कर पाते थे। अब उनको क्या मिल गया? अब उनको मौका मिल गया था कि क्यों ना मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आपस में फूट डाल दी जाए तो हम थोड़े दिन शासन और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। मतलब जितने भी जो विद्रोह हो रहे हैं या फिर जो स्वतंत्रता के लिए जो विद्रोह किए जा रहे हैं वो सारे रुक जाएंगे, एक तरीके से रुक जाएंगे। और ये होता भी है। 1907 में गरम दल नरम दल अलग अलग हो जाते हैं, मतलब कांग्रेस का भी विभाजन हो जाता है। 1909 में जैसे ही जो भारतीय परिषद अधिनियम आता है या मॉर्ले मिंटो सुधार आता है तो उसमें मिंटो क्या करता है? उसमें मिंटो सांप्रदायिक चुनावों की भी बात कर देता है, पृथक निर्वाचन की बात कर देता है और इस वजह से
मुस्लिम लीग भी अलग हो जाती है। मुस्लिम मुस्लिम लीग क्या है, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग हो जाती है। तो इन सभी चीजों के चक्कर में क्या होता है, 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत की जाती है। यहाँ पर सांप्रदायिक की बात क्यों की गई है, इसलिए की गई है कि क्योंकि यहाँ पर जाति के हिसाब से या जाति वर्ग और धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचन की शुरुआत की जाती है। अगर कोई कैंडिडेट जिस जाति का है तो उसको उसी जाति के लोग वोट देंगे, कोई कैंडिडेट जिस धर्म का है उसको उसी धर्म के लोग वोट देंगे। तो ऐसी सभी चीजों को हम सांप्रदायिक चुनाव कहते हैं, सांप्रदायिक निर्वाचन कहते हैं। तो इन सब चीजों की शुरुआत कब की जाती है, 1909 के तहत की जाती है। इसके बाद में एक अधिनियम और आता है 1919 का, जिसके बारे में पहले बता दिया था, जिसको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है, प्रांतों में पहली बार द्वैध शासन का शुभारंभ किया जाता है। प्रथम बार उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग किया गया था। प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया था, एक तो आरक्षित और दूसरा कौन सा था, हस्तांतरित। लोक सेवा आयोग का गठन सबसे पहली बार इसी अधिनियम के तहत किया जाता है। यानी जो लोक सेवा आयोग है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है या पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसका गठन क्या किया जाता है, यहाँ पर क्या कर लीजिए, यहाँ पर आप लोग कर लीजिए पब्लिक सर्विस कमीशन, पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन। तो पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन कब किया जाता है, 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया जाता है। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत की जाती है। एक तो राज्य परिषद और दूसरा विधानसभा। एक क्या होता है, राज्य परिषद, दूसरा विधानसभा। जो राज्य परिषद होता था इसमें 34 सदस्य निर्वाचित होते थे और 26 सदस्य मनोनीत होते थे। और विधानसभा में 104 सदस्य निर्वाचित और 40 सदस्य कैसे होते थे, मनोनीत होते थे। केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर उन्हें पृथक कर दिया गया। उनको अपने सूचियों के विषयों पर विधान या विधि बनाने का अधिकार भी दे दिया गया था। कैग का प्रावधान भी सबसे पहले इसी एक्ट के तहत किया गया था। यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का जो प्रावधान है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो प्रावधान है, वो 1919 के भारत शासन अधिनियम में सबसे पहले देखने को मिलता है। 1926 के तहत यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या कह सकते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की जाती है। केंद्र व राज्य में अलग अलग बजट का प्रावधान कर दिया गया था। तो सबसे पहली बार केंद्र और राज्य में यानी सेंट्रल और स्टेट में जो सबसे पहली बार जो बजट पेश किए गए थे वो अलग अलग कब पेश किए गए थे, 1919 के अधिनियम के तहत केंद्र और राज्य में अलग अलग बजट पेश किए गए थे। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया जाता है और महिलाओं को वोटिंग करने का अधिकार सबसे पहले 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही मिला था। यानी अगर आज महिलाएं वोट कर पा रही हैं तो वो किस अधिनियम की देन है, 1919 के भारत शासन अधिनियम की देन है। 1935 में भारत सरकार अधिनियम आता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है। और आपको बता दें कि जो हमारा आज के समय का कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, लगभग 50% प्लस डाटा आपको इसी बिल से देखने या फिर इसी वाले एक्ट भारत सरकार अधिनियम 1935 से आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टली। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखिए 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की जाती है, लेकिन 1935 में इसको अंत कर दिया जाता है। प्रांतों में द्वैध शासन का अंत कर दिया जाता है। तो सर कहां पर स्टार्ट कर दिया जाता है, केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत कर दी जाती है। कहां पर, केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत कर दी जाती है। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया जाता है, केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया जाता है। और इसे लागू नहीं किया जा सका था, प्रॉपर तरीके से इसको लागू भी नहीं किया जा सका था, ये भी चीजें याद रखिएगा। इसके बाद में प्रांतों हेतु उत्तरदायी शासन बनाने हेतु सरकार की समस्त विषयों को 3 सूचियों में बांटा गया। समस्त कितनी, 3 सूचियों में बांटा गया। एक तो संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। संघीय सूची में उस समय कितने सब्जेक्ट हुआ करते थे, 59 सब्जेक्ट, 59 सब्जेक्ट। और जो प्रांतीय सूची थी, जिसे आज राज्य सूची के नाम से जानते हैं, 54 सब्जेक्ट। और समवर्ती सूची में 36 सब्जेक्ट, 36 सब्जेक्ट जो हैं उन पर कानून बना सकता है समवर्ती सूची। देखिए संघीय सूची में केंद्र सरकार कानून बनाएगी, प्रांतीय सूची में राज्य सरकार कानून बनाएगी, समवर्ती सूची में दोनों लोग मिलकर ये कानून बनाएंगे। तो ये चीज याद रखिएगा। आज के समय की अगर बात की जाए
तो आज भी देखिए हमारे संविधान में 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट के बारे में चर्चा की गई है, जिसमें सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, इन्हीं तीनों के बारे में चर्चा की गई है। तो ये चीज भी आप लोग याद रखिएगा, महत्वपूर्ण चीज है, ये कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है। इसके बाद में इसका देखिए 1935 का जो उद्देश्य था वो क्या था, भारत की उत्तरदायी शासन प्रदान करना, भारत को उत्तरदायी शासन प्रदान करना ही इसका उद्देश्य था। इसे मील का पत्थर भी कहा गया है, इसे मील का पत्थर भी कहा गया, किसको, 1935 के भारत सरकार अधिनियम को मील का पत्थर कहा गया, क्योंकि अधिकतम चीजें हमारे संविधान में इसी एक्ट से ली गई हैं और इसी वजह से इसे क्या कहा गया, मील का पत्थर कहा गया। ये चीज आप लोग नोट करेंगे और इसको याद भी करेंगे, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद में कुछ और प्रावधान है इससे संबंधित, उसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई थी। द्विसदनीय व्यवस्था लागू करने के बाद में इस समय कुल 11 प्रांतों में 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई थी। और आज के समय में कितने, 6 राज्य ऐसे हैं, यानी 6 स्टेट ऐसे हैं जहां पर क्या है, द्विसदनीय व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था है, द्विसदनीय व्यवस्था है। और ये कई बार मैंने जो स्टैटिक जीके का पोर्शन चलता है, स्टैटिक जीके क्लास चलती है, उसमें कई बार मैंने इस चीज के बारे में जिक्र किया है कि भारत में आज के समय में कहां पर अभी भी द्विसदनीय व्यवस्था है। तो जो राज्य परिषद है, यानी जिसे हम विधान परिषद बोलते हैं, तो विधान परिषद में कौन कौन से स्टेट में देखने को मिलती है, ये चीज कई बार पूछा गया है। तो ये चीज आप लोग कमेंट में बताइएगा कि जो विधान परिषद है, कौन सी परिषद, विधान परिषद, विधान परिषद कितनी जगह पर कितने राज्यों में देखने को मिलती है, या फिर कौन कौन से राज्य हैं जहां पर विधान परिषद देखने को मिलती है। तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करिए, फिर हम इसका उत्तर बताते हैं। तो इसका उत्तर क्या है, 6 राज्यों में विधान परिषद देखने को मिलती है। सबसे पहला कौन सा है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। इसके बाद दूसरा बिहार, तीसरा कर्नाटक, चौथा महाराष्ट्र, और पांचवा हो जाएगा तेलंगाना, और छठा हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो इन जगह पर आपको क्या देखने को मिलेगी, विधान परिषद भी देखने को मिलेगी। यानी ये 6 राज्य ऐसे राज्य हैं जहां पर आज के समय में भी, यानी वर्तमान में, आप किस समय में है, 2025 में, तो 2025 में भी आज के समय में क्या है, द्विसदनीय व्यवस्था देखने को मिल रही है। और आपको बता दें कि 2021-22 से, लगभग 2021-22 से क्या हो रहा है, पश्चिम बंगाल भी इस चीज के लिए मांग कर रहा है, वेस्ट बंगाल इस चीज के लिए मांग कर रहा है कि उसको भी क्या दिया जाए, द्विसदनीय व्यवस्था दी जाए, यानी विधान परिषद की मांग कर रहा है। कौन कर रहा है, पश्चिम बंगाल। ये चीज याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदु बन जाता है। तो 6 राज्यों में टोटल द्विसदनीय व्यवस्था देखने को मिलती है। और 1935 में जो भारत सरकार अधिनियम था उसमें भी कितने, 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था देखने को, मतलब 6 राज्यों में, 11 प्रांत थे टोटल, उसमें 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की जाती है। प्रांतों के लिए प्रांतीय लोक सेवा आयोग यानी पीपीएससी, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया गया था, और सर्वप्रथम मद्रास में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। अगर बात की जाए तो सबसे पहले कौन से लोक सेवा आयोग का, किस राज्य के लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, मद्रास लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, जो आज के समय में कौन सा राज्य, चेन्नई। आज के समय में क्या है, चेन्नई, चेन्नई हम कह सकते हैं, चेन्नई आज के समय में ये बात कह सकते हैं। तो मद्रास सबसे पहला था जिसमें क्या है, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था मद्रास में, उस समय क्या, मद्रास में। इसके बाद में आगे देखिए क्या दिया गया है, केंद्रीय बैंक की स्थापना यानी आरबीआई की स्थापना की जाती है 1935 में। स्वतंत्रता से पहले भारत के आधार पर गठित होने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है, उड़ीसा। स्वतंत्रता से पहले ही उड़ीसा राज्य जो है 1936 में ही गठित हो गया था। मतलब पहले भाषा के आधार पर, स्वतंत्रता के बाद अगर बात की जाए भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा होगा, आंध्रा होगा। लेकिन अगर स्वतंत्रता से पहले की बात की जाए तो उड़ीसा राज्य को स्वतंत्रता से पहले ही भाषा के आधार पर गठित कर दिया गया था, 1936 में गठित कर दिया गया था। और यहीं पर एक क्वेश्चन क्या बनता है कि मद्रास में लोक सेवा आयोग का गठन होता है सबसे पहले, और मद्रास
यानी चेन्नई, आज हम इसको चेन्नई के नाम से जानते हैं। और चेन्नई कहाँ पर पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है, याद रखिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। और मद्रास हाईकोर्ट या चेन्नई हाईकोर्ट भी यहीं पर स्थित है। चेन्नई में ही स्थित है, तमिलनाडु के चेन्नई में मद्रास हाईकोर्ट या चेन्नई हाईकोर्ट स्थित है। म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया था 1937 में। 1935 के एक्ट के तहत ही 1937 में म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया था, ये चीज भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद में अगला है 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ये महत्वपूर्ण है। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। मतलब ब्रिटिश शासन है जो वो क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। मतलब जो हमारा भारत है या इंडिया है, कह सकते हैं हम, इंडिया जो है वो कब? 30 जून 1948 को आजाद होने वाला था। कब आजाद होने वाला था? 30 जून 1948 को। लेकिन क्या होता है, 2 फरवरी 1947 को एक योजना आती है जिसको माउंटबेटन योजना कहते हैं। किस योजना से जानते हैं? माउंटबेटन योजना या माउंटबेटन प्लान के नाम से जानते हैं। और इसी को भारत विभाजन योजना भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? भारत विभाजन योजना भी कहते हैं। और भारत विभाजन योजना के तहत ही क्या होता है, 14 अगस्त और 15 अगस्त को क्या होता है, भारत का विभाजन हो जाता है। जिसमें 14 अगस्त को पाकिस्तान बनकर तैयार होता है, पाकिस्तान का जन्म होता है। और 15 अगस्त को जो कुछ हिस्सा अलग करके इंडिया बन जाता है। क्या बन जाता है? इंडिया बन जाता है। इंडिया से ही पाकिस्तान अलग हुआ था। तो 15 अगस्त को क्या होता है? इंडिया का विभाजन हो जाता है 15 अगस्त को। इसीलिए 15 अगस्त को क्या होता है, भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। और 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। इसके बाद में और इसी जो 1947 का अधिनियम था, इसी अधिनियम के तहत एक चीज और कही गई थी कि जब तक भारत का संविधान बनकर तैयार नहीं होता है, भारत का जब तक संविधान बनकर तैयार नहीं होता है, तब तक जो नियम कानून है या जितने भी अधिनियम है वो किसके तहत, या जो भी प्रशासन है वो किसके तहत किया जाएगा? वो 1935 के एक्ट के तहत किया जाएगा। 1935 के एक्ट के तहत प्रशासन किया जाएगा जब तक कि भारत में नया संविधान बनकर तैयार नहीं होता है। तो यही सब चीजें लिखी हैं, इनको देखते हैं। इसके बाद में 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग को स्वीकार कर लिया था। जो माउंटबेटन की योजना थी उसको 3 जून, योजना आई कब थी? 2 फरवरी को आई थी। लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? 3 जून को स्वीकार किया था। 3 जून को स्वीकार कर लिया था। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर उसे लागू कर दिया गया। और इसके बाद भारतीय संविधान हेतु संविधान सभा का भी गठन किया जाता है। अब यहाँ पर जो भी हम संविधान से निर्माण से संबंधित चीजें हैं, अब बातें हैं, फैक्ट हैं, उनको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, जिसमें हम कंप्लीट जो संविधान निर्माण, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कंप्लीट जानकारी हासिल करेंगे और सारी चीजें समझने का प्रयास करेंगे। माइंड मैपिंग क्लास है, माइंड मैप की सहायता से हम कंप्लीट सिलेबस को कवर करने वाले हैं और बहुत ही डिटेल्ड तरीके से, डिटेल्ड में बताएंगे आपको, बहुत ही ज्यादा तरीके से, अच्छे तरीके से बताया जाएगा। मतलब जितना भी आपको यहाँ पर दिख रहा है उससे ज्यादा ही आपको सुनने में मिलेगा। तो आप लोग सुनने और देखने दोनों में ध्यान लगाइएगा। इसके बाद आज की क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं। भारत में जो संवैधानिक विकास है इसको मैंने समाप्त कर दिया है। एक लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब दूसरे लेक्चर में हम संविधान का निर्माण पढ़ेंगे। इसके बाद में अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। साथ में इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। एग्जाम वेब ऐप डाउनलोड करके वहां से आप लोग इसकी कंप्लीट पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इसी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। चलिए आज की क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।